बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, जो समझने में गलतियां होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या इवन अंडरग्रेड के अंदर भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो हम उसको एक मैकेनिकल एक्सरसाइज बना देते हैं। स्टूडेंट जो है वो उनको डाटा सेट दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई एसपीएसएस खोलो और एक्सेल खोलो या फिर ग्राफपैड प्रिज्म खोलो या कोई और स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है उनके बटन डालो, और उसके बाद आखिर में पी वैल्यू आ जाएगी। और पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो हमारा रिजल्ट जो है वो खराब है। ये फंडामेंटली अप्रोच खराब है, ठीक है। और ये मैकेनिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो बताती है, लेकिन फिलोसफी ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं बताती, ठीक है। दे अप्लाई द रॉन्ग टेस्ट टू द रॉन्ग डाटा। एक सेकेंड सर, मैं एक क्लास में हूँ, इस वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। आप टेक्स्ट कर देंगे प्लीज। ओके। सो this approach is fundamentally broken. It teaches the mechanics of statistics without teaching the philosophy of statistics. तो अब बुनियादी तौर पर क्या होता है कि हम लोग स्टेटिस्टिक्स के फंडामेंटल्स, बहुत से फंडामेंटल्स जो हैं, डाटा की जो टाइप्स, मतलब नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल डाटा और रेशो डाटा। आप में से कितने लोग, बहुत कम लोगों ने शायद इस तरह से डाटा को देखा होगा कि नॉमिनल डाटा क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, इंटरवल डाटा क्या होता है, रेशो डाटा क्या होता है। ये तो हम ये भी बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि ये एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है, कि व्हाई वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस डाटा टाइप्स, राइट। और जब हम ये नहीं समझते तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। अब जैसे मसलन अगर मैं बताऊं कि नॉमिनल डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल डाटा कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है विद एब्सोल्युटली नो इनहेरेंट ऑर्डर, ठीक है। उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे ए बी ओ, जेंडर, आई कलर, सिटी ऑफ बर्थ, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आई कलर कुछ भी हो सकता है, स्किन कलर कुछ भी हो सकता है। When we enter this data into computer, we often assign numbers to it. For example, मेल को हम 1 दे देंगे, फीमेल को 2 दे देंगे। Philosophical trap is the illusion of numbers. Just because we use the symbol 2 doesn't mean it has mathematical properties of the number 2. Female is not twice as much as male, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ना फीमेल को 2 नंबर मिला हुआ तो इसका मतलब है कि फीमेल इज डबल देन मेल। दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। तो ये कैटेगरीज के अंदर आ गया। तो इसलिए हम इसका, लेकिन अगर मैं इन दोनों का मीन लूंगा तो जवाब आएगा 2.5। अब किसी का ब्लड ग्रुप जो है उसका मीन 2.5 हो नहीं सकता, तो लॉजिकल फेलियर है, राइट। या तो वो एक होगा या दो होगा। तो फॉर नॉमिनल डाटा यू कैन ओनली काउंट फ्रीक्वेंसीज, लाइक 40% ऑफ पेशेंट्स हैव टाइप ए। यू कैन नॉट कैलकुलेट अ मीन। अब जब तक हमें ये डाटा टाइप्स का ही नहीं पता होगा तो हम आगे इसको बढ़ा नहीं सकेंगे, स्टेटिस्टिक्स को, ठीक है। फिर इसी तरह से ordinal data. Ordinal data has clear ranking order, but the distance between the ranks is unknown and unequal. For example, पेन स्केल्स की हम बात करते हैं, तो माइल्ड, मॉडरेट और स्वीयर। माइल्ड और मॉडरेट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो मॉडरेट और स्वीयर के दरमियान में डिफरेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से एजुकेशन, प्राइमरी से सेकेंडरी तक की एजुकेशन और सेकेंडरी से यूनिवर्सिटी की एजुकेशन इक्वल नहीं है, राइट। फिर इसी तरह से लिकर्ट स्केल है, जिसमें हम यूजुअली 6-7 कैटेगरीज डाल देते हैं, स्ट्रांगली एग्री, पार्शली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, इस तरह से। तो वी नो दैट severe पेन इज वर्स देन moderate पेन, बट इफ इज द जंप फ्रॉम mild to moderate the exact same biological distance as the jump from moderate to severe? No. अब पाकिस्तानी ग्रेजुएट कैरियर क्या है? रिसर्चर यूजेस 1 to 5 पेन स्केल। They calculate the mean pain score from group A as 3.2 and group B as 4.1, and then run a t-test. This is mathematically invalid. Calculating the mean requires equal distance between numbers. ये अब general, because ordinal data lacks equal distances. Calculating a mean is philosophical error. You must be use median or percentage instead. So इसके बाद आ जाता है इंटरवल एंड रेशियो डेटा। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द डेटा वेयर डिस्टेंस बिटवीन नंबर्स आर ट्रूली इक्वल, जो इंटरवल डाटा है। फॉर एग्जांपल हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन किलोग्राम्स, ब्लड प्रेशर, सेल काउंट्स, ये इक्वल होते हैं, इनमें चेंज नहीं आ सकता और इनका मीन लिया जा सकता है, ठीक है। सो बिफोर यू एवर ओपन स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यू मस्ट आस्क फिलोसफिकली, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू आई हैव? If you apply interval math or to ordinal data, your entire research paper is built on a logical fallacy, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैं जिस ये आज का सेशन लेने का मकसद क्या था कि ये एक
गलत फहमी दूर करना कि हमें सिर्फ पी वैल्यू ही चाहिए होती है। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फर्स्ट हमें डाटा को अंडरस्टैंड करना होता है। दूसरा, जो बिजनेस का ग्रेजुएट है उसका डाटा कुछ और तरह का है, जो प्योर बेसिक साइंसेस का बंदा है उसका डाटा कुछ और तरह का है, और जो सोशल साइंटिस्ट है उसका डाटा कुछ और तरह का, राइट। इवन जो बेसिक जो मेडिकल साइंसेज है उसमें भी दो तरह की होती है। एक होती है जो बेसिक साइंस है, एक वो होती है जो रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च होती है, या जो हम जिसको क्लिनिकल ट्रायल की रिसर्च कह देते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल की रिसर्च बेसिक रिसर्च नहीं है। उसमें हम ह्यूमन बींग्स के अंदर चेक करते हैं, पेन लेवल चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। अब ब्लड प्रेशर की को और तरीके से अप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ से और तरीके से करेंगे। और यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो, हम लोग एक एक किस्म का यहाँ पर एक कल्चर बना हुआ कि हम स्टेटिस्टिशियन के पास जाना पसंद ही नहीं करते, राइट। तो जब जबकि इसको सीखने के लिए भी उतनी ही ज्यादा महारत चाहिए है जितनी के एक हम साइंसेस के लोगों को चाहिए होती है। तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत हो जाती है। लाइक जब हम लोग बिग डेटा के साथ डिस्कस, अगर मैं सिर्फ सिंपल बेसिक कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे 5 चूहों के साथ काम करना है, या 10 चूहों के साथ काम करना है, या सेल लाइंस के साथ काम करना है, या रैट के साथ काम, सॉरी रैपिड के साथ काम करना है, या फिश के साथ काम करना है, तो उस सूरत में मेरे पास जो डाटा है वो उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा होता है, स्पेशली फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल का डाटा। या फिर मैं एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च कर रहा हूँ या पब्लिक हेल्थ की रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें मैं मिलियंस ऑफ पीपल को देख रहा हूँ या पॉपुलेशन को देख रहा हूँ। तो वहां पर डाटा डिफरेंट हो जाएगा, और वहां पर जो टेस्ट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। लेकिन सब टेस्ट के अंदर एंड पे पी वैल्यू आती है। लेकिन पी वैल्यू की वजह से क्या हुआ, एक क्लासिकल केस है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ये बस छोटी सी बात है, इसके बाद मैं आपकी जहमत को खत्म करता हूँ। कि पैरामीट्रिक के अंदर एक अजम्पशन हम पहले कर लेते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक में भी एक अजम्पशन पहले से कर लेते हैं। अजम्पशन मतलब पहले से हम मान लेते हैं कि ये चीज होगी। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं जैसे टी टेस्ट और एनोवा, ये पावरफुल टूल होते हैं, बट दे मेक अ मैसिव फिलोसॉफिकल अजम्पशन। वो क्या है कि जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व, ये आप देख रहे हो, इस तरह की कर्व, राइट। और ये बड़ी मजेदार क्लासिकल डायग्राम है। और अगर इसकी फिलोसफी, मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसकी फिलोसफी समझाई थी। अ, जब हम ह्यूमन हाइट की बात करेंगे, स्किन कलर्स की बात करेंगे, या नेचर की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो हमेशा बेल कर्व बनेगी, राइट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बेल कर्व ना बने। अगर कोई नई चीज नेचुरल है, मैं प्लांट्स की हाइट की बात करना शुरू कर देता हूँ, या फिर मैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात करना शुरू कर देता हूँ, या सेल्स की पॉपुलेशन की बात करना शुरू कर देता हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करना शुरू कर देता हूँ, तो उन सारी के अंदर बेल कर्व बनती है। बेल कर्व का मतलब क्या होता है कि ये जो डाटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, आई कैन शो ये। अब इससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इस सारी, ये बेल शेप्ड कर्व है, राइट। ये बेल बन गई एक पूरी, राइट। इसी तरह से रेड वाली भी बेल बनी हुई है। ये जो काइंड ऑफ ब्राउन सी है, इसकी भी बेल बनी हुई है, ब्लू की भी बेल बनी हुई है, राइट। लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। इसका जो सेंटर होता है, इसको मीन कहते हैं। और ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इसको कहेंगे कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसमें हम टी टेस्ट और पी एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स टी टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, राइट। लेकिन अगर मैं एक मैं पहले ये चेक ही ना करूं कि मेरा डाटा है किस तरह का, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेंगे, तो मैं काम ही नहीं चला सकूंगा। अब इसमें क्या होता है, जस्ट सेइंग कि ये मीन है। लेट मी, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला बेल कर्व विद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकूं तो वो ज्यादा बता देगी। विद स्टैंडर्ड deviations, yes, yes, that's where it is, yeah। अल्लाह करे खोल जाए। चलो, इन्हों की है छुड़ा। बोर तो नहीं हो रहे होगे, मुझे पता है इस तरह की बातें बोर करती है। सबमिट। अब मैं नहीं इसको सबमिट करना चाहता, मैं सिर्फ एक इमेज लेना चाहता हूँ और वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आ जाए तो यहाँ पर
आ गई, शुक्र है। यहाँ पर ये मीन है, ये मीन है, इसके 34.1% फर्स्ट मीन है, इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और यहाँ पर 34.1% ये सेकंड, ये राइट साइड की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ये लेफ्ट साइड की स्टैंडर्ड। अगर मैं सारे दुनिया के सारे बंदों की हाइट्स ढूंढना शुरू करूंगा, राइट, तो एक नॉर्मल हाइट आएगी जिसको हम एवरेज हाइट कहेंगे या मीन कहेंगे उसका, राइट। ये मीन आ जाएगा क्योंकि वो अब इंटरवल डाटा है, तो उसमें मीन आ सकता है क्योंकि सेंटीमीटर्स में आएगा, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हम मीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब इधर पॉपुलेशन के इस तरफ 34.1% लोग होंगे और इस तरफ भी 34.1% होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। और फिर 13.6% इस तरफ होंगे और 13.6% इस तरफ होंगे। अब ये 34 कितने हो गए, 68.2% एक स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। और इसमें अब 13, 13, 26 और 27.4, 27.4 और 68.2 करो तो कितना जवाब आता है? लेट्स डू इट। मुझे नंबर बताएगा कोई, है कोई हेल्प करेगा मेरी? 34.1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 13.6 प्लस 13.6, ट्वेंटी, ये वो पता नहीं आ रही, प्लस 64.2, 91.4%। तो टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर 91% तकरीबन आ जाते हैं। और अगर आप थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन को भी डाल दें तो इसमें 95% आ जाते हैं। तो ज्यादा जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 95% के अंदर होती है। और इससे बाद ये वाली जो होती है, इसको ये 0.1% इधर है और 0.1% इधर है, ये प्रोबेबिलिटी वाली होती है, ये पी वैल्यू होती है ये, राइट। कि अगर सारा का सारी जगह यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है उस चीज के होने की, राइट, ठीक है। और ना होने की पॉसिबिलिटी 0.05% से कम है, ठीक है। हम 0.05% को, उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये वाली चीज हमें अब बहुत ज्यादा केसेस के अंदर हम डाटा को इस तरह का समझ लेते हैं, जबकि डाटा होता ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि वो डाटा ऐसा होता क्यों क्यों नहीं है, ठीक है। अब लेकिन नॉन पैरामीट्रिक, जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनमें मॉन विटनीज यू टेस्ट, और मेरा ख्याल में बिला मुबालगा मैं अगर बताऊं तो वो मेरा ख्याल में 50 के करीब टेस्ट टाइप है जो कि हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं। तो अब नॉर्मेलिटी क्यों मैटर करती है देखते हैं। इमेजिन यू आर अ बायोमेडिकल रिसर्चर, आप नई ड्रग टेस्ट करें माइस पे, और आपका सिर्फ 5 माइस है ट्रीटमेंट ग्रुप में और 5 कंट्रोल ग्रुप में, और आप मेजर करते हैं ट्यूमर साइज को। अब हम अगर इसका सिर्फ टी टेस्ट लगाएं तो स्टूडेंट यूजर टी है हियर द फिलोसॉफिकल फेलियर व्हाई विद ओनली 5 माइस it is impossible to know if the data forms a bell curve. In biology, data is often highly skewed. 4 mice have small tumors. One mice has a massive tumor. And if you use a parametric t-test on this skewed data, the math breaks down. This tool is being used outside of its design specification. The resulting p-value is a lie. And बहुत सारा पब्लिश लिटरेचर के अंदर भी जो कि प्रीडेटरी जर्नल्स में छपा हुआ है उसमें इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, राइट। कि गलत डाटा है, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, गलत डाटा है। भाई हम 5 माइस पे कर रहे हैं और 5 माइस के ऊपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ट्यूमर साइज की, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकती, राइट। अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई लेट्स से 20,000 पेशेंट्स का डेटा लेता हूं तो प्रोबेबली देयर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज लाइक स्मॉल सैंपल साइज के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। या मैं सिर्फ एक कमरे में सिर्फ सारे सारे 6 फुटे बंदे उठा लूं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कोई डिटेक्शन निकालूं, तो ये इस और फिर मैं टी टेस्ट या नोवा इसके ऊपर लगा दूं तो ये नॉन पैरामीट्रिक डाटा है, राइट। तो मैं इसको क्लासिफाई कर ही नहीं सकता, जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकता। या मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका डाटा ले लूं और बाकी सारे डेटा को खत्म कर दूं, मैं कहूँ तमाम ह्यूमैनिटी के ऊपर ये डाटा लागू होता है, तो वो नहीं होता। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन, एक इसका एक जो बहुत बड़ा मसला हुआ था वो ये हुआ था कि एक टेस्ट हुआ था, मैं उस पर फिर कभी बात करेंगे, काफी लंबी हो जाएगी बात, और वो ये था या एक स्टडी हुई थी। आपने देखा होगा कि जितने भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको एस्प्रिन देते हैं, राइट। और उनको एस्प्रिन देने की वजह से ये वैसे वो आई थिंक दूसरी स्टडी में पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो
anyways, so let's talk about this. I think this is there. I will share these notes with you. This is the uh, yeah, नो ये भी नहीं है, आई डोंट नो। वेल उसमें हुआ ये था, मेरे ख्याल में यही है। एक फिजिशियन हेल्थ स्टडी हुई थी एस्पिरिन की, प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द स्टडी इन्वॉल्व 22,000 सब्जेक्ट्स and found a highly statistical significant reduction in heart attacks with a p-value of less than 0.00001%. Based on traditional teaching, this is a massive success, right? Because the data size is 22,000 and the p-value is like less than 0.00001%, right? However, the effect size, अब नई चीज आ गई जो कि बाद में डिस्कवर हुई, कि हमें ये तो सिर्फ सिग्निफिकेंस बता रहा है रिजल्ट्स दो ग्रुप्स के दरमियान में। एक ग्रुप को हमने एस्प्रिन दी और हार्ट अटैक चेक किया, और दूसरे ग्रुप्स को हमने एस्प्रिन नहीं देखी और उनका हार्ट अटैक चेक किया, और 22,000 लोगों को इसको रिक्रूट किया गया स्टडी के अंदर। तो पी वैल्यू ये निकली। लेकिन बाद में जब उसकी आर स्क्वेयर वैल्यू निकाली गई, जिसको हम इफेक्ट साइज कहते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.77% था। ठीक है, सॉरी, या रिस्क ऑफ ओनली 0.77%, आर स्क्वायर वैल्यू उसकी थी 0.001। बिकॉज द सैंपल साइज वाज सो मैसिव, इवन अ ट्रिवियल क्लिनिकल इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अ टाइनी पी वैल्यू। ये वाला, if researchers only report p-value, they risk recommending treatments that have no meaningful impact on patients. This perfectly illustrates why teaching students to chase p-values without calculating effect size is significantly dangerous. So what is the purpose of whole discussion today is that we need to check the misuse of parametric tests. First, we need to understand what kind of data we have, what kind of data we produce, and then we can say that इसमें ये वाला जो डाटा है इसके लिए पी वैल्यू सफिशिएंट है। बट अगर हम डाटा में कोई ऐसी चीज डिटरमाइन कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो फिर हम उसके लिए इफेक्ट साइज चेक करते हैं, और इफेक्ट साइज के लिए अलग से हमें स्टेटिशियन की हेल्प चाहिए होती है, राइट। और ये नॉर्मल जो जो भी बड़े रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, उनमें डाटा को शुरू से ही एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते वक्त ही उसके साथ डिस्कशन की जाती है, या उससे गाइडेंस सीख की जाती है कि भाई हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करें। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है एज ए अंडर ग्रेड रिसर्च स्टूडेंट? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे और उसका डाटा पढ़ेंगे, तो डाटा में ये चीजें बार बार आएंगी, तो फिर हम ये चीजें रिपोर्ट करना सीखेंगे, पहले पढ़ना सीखेंगे कि इसका मानी क्या है, राइट। और मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ एक रियल लाइफ में, यानी कि जो सेल के अंदर पेपर छपा हुआ या नेचर में छपा हुआ, उसमें किस तरह की स्टेटिस्टिक्स लगाई गई है वो बताऊं, दिखाऊंगा आपको, ताकि आप पेपर को पढ़ने के काबिल हो सको। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, और अगर आपको क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइए। अभी आपको क्या समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा था? कुछ भी समझ में नहीं आया, या कुछ कुछ समझ में आया?